एंड टाइम, सरफेस टेंशन, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। तो किसका फॉर्मूला लिखना बेटर रहेगा? किसी का भी लिख के प्रोसीड कर सकते हो। एनर्जी का, वेरी गुड। सरफेस टेंशन से भी आएगा, एनर्जी से भी आएगा, दोनों से करके बताता हूं, ध्यान से सुनो। एनर्जी क्या आएगा? एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे वर्क, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा मैं एल से डिवाइड करता हूं, एल से मल्टीप्लाइड, कोई तकलीफ है? इससे फायदा ही होगा, फोर्स बाय लेंथ की जगह टी रख देता हूं, तो ई की एंट्री हो गई, टी की एंट्री हो गई, तो ई इज इक्वल टू टी इंटू एल स्क्वायर। मानता है कि नहीं? बोला डी इंटू एल, एल स्क्वायर कैसे होगा? समझा? ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों की तो एंट्री हो गई। अब टाइम और वेलोसिटी बचा, तो डिस्टेंस को मैं टाइम से डिवाइड करता हूं, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो टाइम का भी स्क्वायर, तो ये तो जबरदस्ती हो गई। फिर टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना। नहीं समझा? तो अब ये E इज इक्वल टू टी इन ब्रैकेट एल बाई टी होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। बता एल बाई टी क्या आया? V। अरे एल बाई टी V। E इज इक्वल टू टी वी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, ये टाइम का T है, ये सरफेस टेंशन का T है, ये सरफेस टेंशन का T है। क्लियर है? इसको T डैश बोल देते हैं हम, T डैश। चल ओके, तो T डैश क्या आ जाएगा? T डैश इज इक्वल टू ई वी टू द पावर माइनस टू टी टू द पावर माइनस टू। ओके, मान ले तू सरफेस टेंशन से शुरू कर रहा है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ, तो सरफेस टेंशन की एंट्री हो गई, बाकी सब की एंट्री बाकी है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज एनर्जी, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी बाय एल स्क्वायर। समझा? ये भी एल, ये भी एल। अब वेलोसिटी लाना है तो टी स्क्वायर से डिवाइड, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, दिस टी फॉर टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा? E बाय वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये प्लस पावर ऊपर जाके माइनस, E1 V माइनस टू टी माइनस टू। बात समझ आ रही है? ये सॉल्व करो। ये आखिरी में करेंगे, चलो ये सॉल्व करो, इजी इजी पहले कर लेंगे। अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सॉल्व करो। देखो ऐसे सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो ये छोड़ने वाले सवाल होते हैं, इसको करते बैठोगे तो बहुत सारा टाइम ले लेंगे और दूसरे सवाल नहीं कर पाओगे। तो ये कब करने होते हैं? जब पूरा पेपर खत्म हो जाता है और टाइम बचता है तो ये सवाल करने होते हैं। ऐसे सवाल छोड़ने वाले सवाल होते हैं, रेगुलर में नहीं करने होते, ठीक है? ये जानबूझ के बीच में डाल देते हैं तुम्हारा टाइम खाने के लिए। जब पूरा पेपर हो जाएगा, टाइम बचेगा, तो ये सॉल्व करना होता है, पहले ये समझ लो। ओके, अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, Planck's constant h, speed of light c and g are the fundamental constant. Which of the following combination gives dimension of length? बेटा इसकी जो आइडियल मेथड है ना वो ये है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर x, g टू द पावर y एंड c टू द पावर z। इसको सॉल्व करो और फॉर्मूला बनाओ, लेकिन ऐसे करते बैठोगे तो अगली नीट आ जाएगी। ओके, तो कैसे करना? ध्यान से सुनो, इसके डायमेंशन लिख लो। h के डायमेंशंस क्या होते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट E इंटू टी, याद है? h के डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम जितने होते हैं E इंटू टी, तो E के डायमेंशन m1 L2 t माइनस टू एंड t1 मतलब t माइनस 1। h का हो गया। g के डायमेंशंस बोल, अरे g के तो बोल, m माइनस 1 L3 t माइनस टू। c के डायमेंशन बोल, c स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड, m0। क्लियर है क्या? एक बात समझ बेटा, इनके कॉम्बिनेशन से तेरे को लेंथ बनाना है, इनके कॉम्बिनेशन से तेरे को लेंथ बनाना है, मतलब मास का पावर कितना आना चाहिए? 0, टाइम का भी कितना आना चाहिए? 0। अब एक बात बता, मास का पावर 0 लाएंगे पहले, मास का पावर 0 लाने के लिए इसमें तो मास का पावर है ही नहीं, तो H और G के कॉम्बिनेशन से अगर मास का पावर 0 लाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
बिकॉज डिवाइड करेंगे तो 1 का पावर प्लस 1 का पावर माइनस है, कैंसिल होंगे क्या? नहीं। तो कब कैंसिल होंगे? जब तू h और g को मल्टीप्लाई करेगा। दिमाग में बात घुस रही है? बिकॉज लेंथ लाना है ना, लेंथ लाना है तो मास कैंसिल करना पड़ेगा। तो मास कहां कहां है? h और g में। c का सवाल पैदा नहीं होता। तो h और g को डिवाइड करेगा तो मास कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन h और g को मल्टीप्लाई करेगा तो मास कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? देख अब h और g को कहां मल्टीप्लाई, h और g डिवाइड कैंसिल, ये तो नहीं हो सकता। h और g को डिवाइड करेगा, नहीं हो सकता। h और g मल्टीप्लाई, h और g मल्टीप्लाई। बात समझ आ गई? मतलब h और g मल्टीप्लाई होगा तभी मास कैंसिल होगा, अदरवाइज मास कैंसिल होने वाला है नहीं। इतनी बात हो गई? अच्छा, अब ना इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? L। तो T भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो T क्या, अब दोनों में C नीचे है, पैटर्न सेम है। तो एक काम करो, L का टर्म दोनों के लिए सॉल्व कर लो। L का टर्म दोनों के लिए सॉल्व कर लो। इसके लिए L का टर्म सॉल्व करेंगे। क्या है? देख, h इंटू जी टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय c टू द पावर 5/2। सिर्फ L का टर्म रखना। बता, h में L का कौन सा टर्म है? L का पावर 2। g में L का पावर 3, इसका पावर कितना? 1/2। c में L का पावर कितना है? 1, इसका पावर कितना? 5/2। बेस सेम है बेटा, 3 और 2 5, 5 इंटू 1/2 5/2। तो L का पावर कितना आया? और नीचे भी L का पावर, तो सब कैंसिल हो रहा है। लेंथ बच रहा है क्या? नहीं। मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ये। अब ये तो एग्जाम है नहीं, इसको वेरीफाई करेंगे। देख इसको सॉल्व कर। देख, H में L का टर्म क्या है? L टू द पावर 2। G में L का टर्म क्या है? L टू द पावर 3, इसका पावर 1/2 डिवाइडेड बाय C में L का पावर क्या है? L टू द पावर 1, उसका कितना पावर? 3/2। 3 + 2 5, तो ऊपर क्या बचा? L का पावर 5/2, L का पावर 5/2, नीचे L का पावर 3/2। आ गया? तो इससे कितना बचेगा? L बचेगा। तो ये बिल्कुल सही। ठीक है, 3 चीजें कर सकते हो ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आ जाए। पहली चीज, तुमने इतनी प्रैक्टिस की हो कि तुमको याद रहे कि उसका आंसर वो है। दूसरी चीज, इसको छोड़ दो, एग्जाम में आखिरी में करो। तीसरी चीज, इसको देखो ही मत। ऐसा लंबा चौड़ा सवाल दिखा, अपने लेवल का है ही नहीं। समझ आ रहा है? इस तरह से प्रोसीड करना होता है। क्लियर है? ठीक, ये करो। थर्मल कंडक्टिविटी, दरवाजा इधर है, उधर एक है, उधर एक है। कोई जबरदस्ती नहीं, पैसे दे के बैठे हो तुम। ओके, इधर 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 किधर से भी जा सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी देखो बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए एक फॉर्मूला याद रखो। हीट करंट इज इक्वल टू काट ले KA डेल्टा T बाय L। हीट करंट इज इक्वल टू काट ले, एक पूरा चैप्टर है इस पे, एक सवाल इधर से हर एग्जाम में होता है। हीट करंट इज इक्वल टू काट ले, ऐसे याद रखो। इसमें ये H जो है वो हीट है। H क्या है? हीट। T है टाइम, T है टाइम। ऐसे कोर फॉर्मूले रटने होते हैं। ये L है लेंथ, L क्या है? लेंथ। डेल्टा T है टेम्परेचर, A है एरिया, और जो बचा है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी हमें इसका यूनिट बताना है। ठीक है, तो K को सब्जेक्ट करो। K इज इक्वल टू H इंटू L बाई T डिवाइडेड बाय A डेल्टा T। समझे? K को सब्जेक्ट बना दिया। अब यूनिट बोलो। H मतलब हीट, जूल। हीट एनर्जी होती है ना, एनर्जी का यूनिट जूल। टाइम का सेकंड, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, डेल्टा T का केल्विन। क्या जूल पर सेकंड वैट होता है? ठीक है, तो एक एक मीटर कैंसल, तो यूनिट आएगा वैट पर मीटर पर केल्विन। समझे क्या? वैट पर मीटर पर केल्विन। कौन सा ऑप्शन? ठीक है। देखो, जिंदगी में कभी ना कभी एक मोड़ ऐसा आएगा ना जब तुम्हें ना पैसे की बहुत जरूरत होगी। ओके, तो उस टाइम ना एजुकेशनल लाइफ में क्या किया है वो याद आता है। ठीक है, मेरे लाइफ में भी एक ऐसा मोड़ आया था
जब मेरे पास पैसा, शुरुआत में जब मैंने कोचिंग लेना शुरू किया था ना, मेरा खुद का कोचिंग था, तो इतना पैसा आता था कि मेरे को पैसे गिनने भी नहीं आते थे। तो मैं ना थोड़ा सा मस्ती में आ गया था इन गावरान लैंग्वेज, तो मैंने हल्के में ले लिया पैसे को, ठीक है। तो पैसे ऐसा मैं बहाते चलता था, ऐसा थोड़ी गुर्मी भी आ गई थी मेरे आंख में, तो कुछ भी ले लिया, ये ले लिया, वो कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, ऐसा सिचुएशन था। तो लाइफ में सच में एक बार ऐसी सिचुएशन आई थी कि सच में पैसों की ज़रूरत थी। तो तब मेरे को लगने लगा था यार ये मैंने गलती तो नहीं कर दी, काश मैं इंजीनियरिंग का ही जॉब कर लेता, वही बेटर तो होता। तो जब पैसों की ज़रूरत होती है ना तो कोई मदद नहीं करता, तो तब कोई मदद नहीं करता ना तो खुद की गलतियाँ याद आती है। तो क्या होती है वो गलतियाँ, ये क्लासरूम में बैठ के जो की जाती। बिकॉज इंडिया में बिना एजुकेशन के कोई पैसा नहीं कमा सकता नॉर्मल आदमी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। समझ आ गया? बोले अपन कोई अरिजीत सिंह है ही नहीं कि बोले गाना गाएंगे तो लोग पैसा देंगे। समझ आ रहा है? तो वो कहानियाँ अच्छी लगती है, बोले टिकट कलेक्टर क्रिकेटर बन गया, एक्सेप्शन है। समझ आ गया? तो एक्सेप्शन लाखों करोड़ों में से एक होता है ना, उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं इस लाइफ में, ये चीज़ें समझना मुश्किल है लेकिन समझना पड़ेगा बेटा, समझोगे तभी कुछ कर पाओगे लाइफ में। आगे की ज़िंदगी बहुत मुश्किलों भरी है, बिकॉज अभी तो मम्मी डैडी है तुम्हारे लिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं होगा, और अगर ढंग से पढ़ोगे नहीं ना, ये टाइम बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। समझ आ रहा है? तो इस लाइफ में, मेरे लाइफ में आने के बाद, मतलब मेरे एज में आने के बाद अगर आप आ जाओगे और तुम्हारे एज से लेके मेरे एज तक आने में जो तकलीफ़ें हैं ये अगर तुमने समझ ली ना, तो रात में नींद भी नहीं आएगी, रात में भी चुपचाप बुक निकाल के पढ़ते बैठो। समझ आ रहा है? अगले 8-10 साल में आपके साथ क्या क्या होने वाला है आपको खबर ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एक रिस्पेक्टफुल डिग्री या पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं होगा ना, तो हर दर पे तुम ठोकरे खाओगे, ठीक है। और ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा नौकरों से बदतर, और सबसे नज़दीक वाले लोगों से मिलेगा, तो चीज़ें बहुत पेनफुल होगी। वो बात समझ आ रही है? तो अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर आपको पढ़ना नहीं है तो छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा कोई स्किलफुल जॉब देखो, 8-10 हज़ार वाला। छोटे छोटे ख्वाब रखो, बोले छोटा सा घर होगा मेरा 1 रूम का, समझ आ रहा है, उसमें ही रहूँगा, उसमें ही खुश रहूँगा। छोटे छोटे सपने देखो, छोटी छोटी लाइफ जियो, ऐश करो। समझ आ रहा है? लेकिन अगर आपके सपने कुछ बड़े हैं कि भाई मेरे को अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, तो पढ़ाई के अलावा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। अब तुमको चाहिए भी अच्छा और पढ़ाई भी नहीं करनी, तो ये कहाँ से होगा? बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। अपने पापा का नाम कुछ अंबानी नहीं है, कुछ नहीं है, बोले घर में 2 रूम भर के पैसा है सर, मेरे को क्या करना है? ओके। बोले सवेरे का खाना खाया तो शाम में क्या मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है सर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ओके। वो तो फिर भी क्वालिटी एजुकेशन, किस्मत वाले हो, कोचिंग वोचिंग मिल रही है। हमारे टाइम, मेरे गांव में इतने बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ स्टैंडर्ड कोचिंग के मॉड्यूल भी मिल जाए ना, तो खुद से पढ़ाई करके वो नीट का भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, जेई का भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, इंसान को जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और यहाँ बैठ के मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो 80% बच्चे क्या सोच रहे हैं, अबे क्या प्रवचन कर रहा है तू, पढ़ा ना। बिकॉज मैं खुद ऐसा सोचता था, जब मैं तुम्हारी जगह था ना, मैं खुद ऐसा सोचता था, तेरे को क्या करना है, तू पढ़ा जा, हम हमारा देख लेंगे। लेकिन जब तुम्हारे एज से निकलकर सफ़र आगे आगे बढ़ा ना, और लाइफ में जो ठोकरें खाई हैं और जिस जिस चीज़ों को फेस किया है ना, इसलिए बता रहा हूँ। बात समझ आ रही है? आगे की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है बिना पैसे के, और अगर पैसा होगा ना तो बहुत सही लाइफ है। और प्रॉब्लम यह है कि ये बात सब लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जब समझ के फायदा होगा तब नहीं समझ पाएंगे, 2-3 साल के बाद डेफिनेटली समझ जाएंगे। आप में से 90% बच्चे तो इतनी अच्छी तरह से समझेंगे 2-3 साल के बाद कि उसके आगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और तब समझ के कोई फायदा नहीं होगा। समझ आएगा? और उन 10 बच्चों को जो अभी समझ लिया, जिंदगी भर समझने की जरूरत नहीं। बात समझ आ रही है की नाही? ओके. कोणाला कंटाळा येत असेल, बोले काय बुक, काय MCQ हे ते, अरे सोडून द्या, तुमच्यासाठी नाही ते, त्याला एक वेगळं लेवल लागतं.
सगळे लोक डॉक्टर नाही होऊ शकत, सगळ्याची लायकी नसते. समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत मेहनत करना पड़ता है बेटा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत डेडिकेशन चाहिए उसके लिए. मेरा एक दोस्त है जो ना सुपर स्पेशलिस्ट है, मतलब नीट क्रैक करने के बाद एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद पीजी की पोस्ट ग्रेजुएशन की नीट क्रैक करके पीजी, फिर एमडी, फिर स्पेशलिटी, फिर सुपर स्पेशलिटी. सुपर स्पेशलिस्ट है वो, पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट है. तो उसको ना मतलब ऐसे लोग ढूंढते हैं कि काश वो मिल जाए, इतनी वेटिंग है उसके पास, इतनी वेटिंग है. बात समझ आ रही है? तो बिना पैसे के लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते तुम. ये कलयुग है, ये कलयुग है. और अगर किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं पढ़ोगे आप. समझ आ गया? बिकॉज कुछ दिन के बाद गुस्सा खत्म, पढ़ाई के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो खत्म. और ये सोच के पढ़ रहे हो कि भाई मेरा क्या होगा अगर पढ़ूंगा नहीं तो, खाऊंगा क्या, घर वालों को क्या खिलाऊंगा, माँ बाप ने जो एहसान किया है पैदा करके इतना अच्छा कपड़ा दे के, या जो कुछ भी 10-12 साल से पोस रहे हैं, 50 साल 30-40 साल से आपको जो पोस रहे हैं, ठीक है, दादाजी होंगे या फिर जो भी घर में होगा. मैक्सिमम लोगों का क्या है कि मम्मी डैडी ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके आपकी फीस भरी है. 50% लोगों का यही सीन होता है. फिर भी आप नहीं पढ़ रहे, फिर बाद में भगवान को कोसते हो कि भगवान ने मेरी साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा करना था तो पैदा ही क्यों किया. बोले भगवान अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है क्या, भगवान ही नहीं है. अरे ये जो दिया ये अपॉर्चुनिटी है ना तेरे लिए, तो करना तू. समझ आ रहा है? और प्रॉब्लम क्या होता है, किसी 100 लोगों को कोई चीज़ समझाई जा रही है तो 80 लोग नहीं मानेंगे, 20 मान लेंगे. अब आप मेक श्योर करो कि आप उस 80 में ना हो, 20 में हो. समझ आ रहा है? और ये सारे लोग नहीं मान रहे, इसलिए कंपटीशन कम है. सोचो कोई चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ और सबको समझ आ रही है तो कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता. बोले नीट का कट ऑफ 710. अगर सभी समझ जाते, सभी पढ़ लेते तो कट ऑफ उतना ही होता ना फिर. बिकॉज 20-22 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 30,000 सीट है, ठीक है. तो बाकी के बच्चे नहीं मान रहे तो खुश हो तुम. बोले बहुत अच्छा है, बाजू वाला में नहीं मारा, मैं कर लूंगा. इस वजह से कट ऑफ नीचे आ रहा है. दिन पे दिन कट ऑफ बढ़ता जाएगा, टाइम बहुत कम है. समझ आ रहा है? 12th के बाद तो कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है और एक बार रिपीट करने के अलावा. ठीक है? हाँ, तो थको मत भाई, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है खेल. ये लो, क्या है भाई ये? यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो इससे रिलेटेड ना मैं हर बार 3 चीजें करूंगा. क्या? पहले ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लिखूंगा, G(m1m2/d²). बस एग्जाम में मत करना, घर पे प्रैक्टिस करते हो. इलेक्ट्रिक फोर्स 1/q²/d², या Q1 Q2 लिखना, Q1 Q2 लिखना. ठीक है? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? μ0/4π m1m2/d². दिस इज नॉट मास, दिस इज पोल स्ट्रेंथ हैविंग यूनिट एम्पियर मीटर. क्या यूनिट है इसका? एम्पियर मीटर. तो हमारे काम की चीज यहां छुपी है. हमें इप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी का यूनिट बताना है. इसका कोई यूनिट होता है क्या? नहीं. तो इप्सिलॉन नॉट को इधर लो, फोर्स को इधर लो. क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू q²/fd². चार्ज का यूनिट बोल रहे हैं? कूलम, कूलम का स्क्वायर. फोर्स का बोल न्यूटन, डिस्टेंस का बोल मीटर स्क्वायर. कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. इसमें प्रॉब्लम क्या है? न्यूटन का भी स्क्वायर है, तो ये गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे. ये देखो, हाँ ये सवाल देखो, नीट 2020 का सवाल है, सिंपल सब्सट्रैक्शन. ओके, तो ये सब्सट्रैक्ट करते बैठने की जरूरत नहीं है. क्या ये सब्सट्रैक्शन, इसका खेल सिग्निफिकेंट फिगर से सॉल्व नहीं होगा. किससे होगा? डेसिमल प्लेस से. इसमें कितने हैं? 2. इसमें कितने हैं? 4. तो आंसर में कितने चाहिए? 2. 2 कहां दिख रहे हैं? यहां. तो ये आंसर है. क्लियर है? अब साइंटिस्ट लेवल का चिढ़ जाएगा, बोलेगा 2 ऑप्शन में 2 रहे तो फिर तेरे को सब्सट्रैक्शन करके देखना पड़ेगा और राउंड ऑफ करना पड़ेगा. लेकिन सवाल ऐसा ही देगा, आ भी चुका है. क्लियर है? आगे बढ़ो. स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस का फॉर्मूला, उसके बाद यंग्स मॉडुलस, उसके बाद बल्क मॉडुलस, उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसके बाद प्रेशर. इन सब का डायमेंशन सेम है.
दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स का बोल m1 L1 T माइनस 2, एरिया का L2, एक एक कैंसल, m1, कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? ये वाला पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। सरफेस टेंशन देख के क्या याद आता है सर? टेंशन फोर्स होता है सिर्फ सरफेस टेंशन को छोड़ के। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ या फिर फोर्स ग्रेडियंट। सरफेस टेंशन के डायमेंशन किसके जैसे होंगे? फोर्स ग्रेडियंट। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट।